नमस्कार मित्रों, कैसे हो? बढ़िया। तो लास्ट टाइम हमने जो क्यूब वाले क्वेश्चंस किए थे, आज उसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। वो क्यूब वाले जो क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं उसमें उसके कुछ ट्रिक पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि उसको आप डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं। या तो जो क्यूब वाले पॉइंट्स है उसमें अलग अलग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, या तो उसको याद रखने का या तो सिंप्लीफाई करने का भी एक और तरीका है, जिसको भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको क्यूब वाला जो क्वेश्चन याद हो तो हमने वहां पे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं उस क्वेश्चन में एक टाइप ऐसा था जहां पे आप बॉडी डायगोनल जो है उसकी हम बात करते थे। ओके, मतलब एक पूरा का पूरा क्यूब हो, एक पॉइंट आप नीचे का ले लो और उसका परफेक्ट सामने वाला पॉइंट, दैट वी कॉल्ड एज ए बॉडी डायगोनल। ओके, उसके बाद एक आया था फेस डायगोनल और एक आया था जिसमें 11 वायर्स हो। तो 11 वायर्स वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ से आपको बता दूं। अगर 11 वायर्स वाला क्वेश्चन हो तो देखिए, 11 वायर्स वाला क्वेश्चन था किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं याद हो तो फिर से उस वीडियो को रिवाइज करिए, उसको याद कर लीजिए, तो आपको और ज़्यादा आसानी है वो हो सकती है। 11 वायर्स वाला हो, अगर मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट ना सोचूं और 2 7 मैं यहाँ पे सोचूं तो एग्जैक्टली आर का वैल्यू बनता है 7/5R। अब यहाँ से जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाइएगा कि अगर मान लो हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब में हमने 11 पॉइंट्स जो है वो लिए हुए हैं, मतलब एक एंड हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब उसको चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ओके, जहां पे आप ऐसा कह सकते हैं रेजिस्टेंस ए बी, जहां पे आप ऐसा कह सकते हैं फॉर 11 वायर्स। और 11 वायर्स के लिए हमारा आंसर जो मिल रहा था वो मिल रहा था 7/5R। अब हर एक वायर का रेजिस्टेंस अभी हमने स्मॉल आर कंसिडर किया है, आप कोई भी एक वैल्यू है वो ले सकते हैं, चाहे 1 ओम चाहे 2 ओम, XYZ कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। बट अगर पूरा का पूरा क्यूब हटा दिया जाए और EB के बीच में एक रेजिस्टेंस रखा जाए तो उसका वैल्यू बनता है 7/5R फॉर 11 वायर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस क्यूब को हम कंप्लीट कर दे, यानी ये पूरा का पूरा क्यूब कंप्लीट हो गया, अब उसको कैसे समझा जाता है तो देखिएगा कि ए बी पॉइंट के बीच में जो 11 वायर्स थे उसका इक्विवेलेंट आर ए बी मुझे मिल रहा था 7/5R। उसके साथ मैंने एक और जोड़ दिया 12th वायर, जिसका हर एक का वैल्यू स्मॉल आर था। तो अब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि 7/5R जो 11 वायर्स वाला था और ये आर, वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएंगे। तो दो सेम साइड्स वाले, इफ इट्स फॉर 12 वायर्स यानी पूरा का पूरा क्यूब हो, ध्यान से सुनते जाइएगा, तो कैसे उसका इक्विवेलेंट मिलता है, तो ये दोनों वैल्यू उसके साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में हो तो 7/5R इंटू आर अपॉन 7/5R प्लस आर, तो ये बन जाता है 7/5R² और ये बन जाता है 7 + 5 दैट इज 12R/5। R/5 कैंसिल करो तो आपका आंसर मिलता है 7/12R। 7/12R, 12 दैट्स टोटल वायर्स। सेम साइड्स के लिए लिया तो 7/12R ऐसा आंसर हमें मिला।
आई होप इट्स क्लियर। अब उसके हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा और समझने का ट्राई करिएगा, ये याद रखने का ट्रिक है। ओके, एज सच दैट नॉट मच मोर लॉजिकल, पर याद यहाँ पे रखा जा सकता है कि अगर देखो मैं यहाँ पे इसका लेंथ L ले लूँ, इसका भी लेंथ L ले लूँ, इसका भी लेंथ में L ले लूँ, अगर मैं RAC कहता हूँ तो RAC क्या बनता है, तो कि यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि RAC जो है वो एक डायगोनल बनता है, जो उसको हम कहते हैं इट इज ए फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल के हिसाब से अगर ये L बनता है, ये L बनता है, तो फेस डायगोनल का वैल्यू पाइथागोरस के हिसाब से क्या बनता है, √2L बनता है। अब याद रखने का तरीका ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्यूब में कोई भी फेस डायगोनल की बात हो, डिस्टेंस √2L आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 7, उसमें 2 ऐड कर दो, 7 + 2/12R, यानी उसको 9/12R कह दो। वैसे 9/12 हमें पता है वो 3/4 होता है, तो इफ यू रिमेम्बर इट हम वो क्वेश्चन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं दिस इज कंसिडर एज फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल का आपको आंसर मिल चुका है 3/4 R। ओके, तो 3/4 R है वो अपने को पता ही है, पर यहाँ पे मैंने याद रखने का आपको आइडिया बताया कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बन रहा है वो पाइथागोरस की सबसे √2L है, पर याद रखने के लिए हम जो वैल्यू मिला हुआ है 11 वायर्स सेम साइड्स, तो उसके लिए हम 7 + 2 कर देते हैं, तो 9/12R हो जाता है। और अगर मैं ले लेता हूँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन RAG, AG का मतलब होता है बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल के लिए आपको उसको कैसे देखना चाहिए, तो बॉडी डायगोनल मतलब हम यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ये फेस डायगोनल था। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, इस नीचे वाली सरफेस का ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ऊपर वाली सरफेस का एकदम उसकी सामने वाला कॉर्नर वाला पॉइंट। तो देखो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि ये डिस्टेंस तो आएगा आएगा, एक फेस डायगोनल लेना पड़ेगा, ये एक ये साइड आएगा, और आपको कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ। दिस इज अबाउट द इमेजिनेशन। अगर आप एक क्यूब इमेजिन कर सकते हो तो आपको ये डिस्टेंस भी इमेजिन हो जाएगा। अब वो जो डिस्टेंस बनता है उसमें क्या बनेगा, फेस डायगोनल का वैल्यू √2L, वर्टिकल लाइन दैट इज L, और वहां पे फिर से पाइथागोरस लगाते हैं, तो ये जो वैल्यू है बॉडी डायगोनल का वो बन जाता है √3L। अब उसको याद रखने का तरीका, √2 था तो आपने 2 ऐड किया, √2 से √3, यानी ऐसा समझिए 2 से 3 गए, यानी एक बड़ा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ लॉजिक, बट √2 से मैं √3 गया, यानी मैं 2 से 3 गया, यानी एक वैल्यू मैंने बढ़ाई। तो इसके लिए जो आंसर था ना उसमें एक बढ़ा दो, इसके लिए जो आंसर था वो था 9, उसमें एक ऐड कर दो 9/12R, तो वो बन जाता है 10/12R। वो भी अपने को पता है दैट इज कंसिडर एज ए 5/6R। और देखिए 5/6 भी आप कर चुके हैं इफ यू रिमेम्बर इट। तो इसके पहले वाला जो था ये रहा आपका 5/6R वाला, और आप देखिए वहां पे ये क्वेश्चन बॉडी डायगोनल को लेकर ही था। तो बॉडी डायगोनल यानी आमने सामने वाले पॉइंट्स, एक नीचे का सरफेस और एक नीचे का पॉइंट और एक ऊपर वाला पॉइंट। सो दैट इज अबाउट बॉडी डायगोनल। तो उसका याद रखने का तरीका मैंने बताया कि कैसे आप उस वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही का वही लिख कर कॉपी कर लेना चाहिए, और मिनिमम एक अच्छी जगह पे तो लिख लेना चाहिए, अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए। प्लस यही दिमाग में अच्छी तरह से बैठाने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 बार इसको लिख लेना चाहिए कि RAB अगर 11 वायर्स होते तो क्या, 12 वायर्स होते तो क्या, AB AC AG ये इस क्यूब के कॉन्टेक्स्ट में है, आप लेबलिंग थोड़ा चेंज कर दो तो उसके हिसाब से उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे
ये जो फेस डायगोनल की वैल्यू है, उस फेस डायगोनल को सॉल्व करने का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं मिरर मेथड। अब उसको ध्यान से सुनिएगा। मिरर मेथड मतलब क्या होता है? तो कि अगर मान लो हमने मिरर मेथड मतलब आप ऐसा सोचिए, समझिए कि अगर मान लो हमने बीच में, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता, जैसे कि मान लो हमने एक ऐसा शेप बनाया और यहाँ पे ये मिरर है, तो मिरर के अंदर हमें ऐसा शेप दिखेगा। आई होप इट्स क्लियर। मतलब क्या, तो कि आपको एग्जैक्टली ऐसा पूरा का पूरा फिगर दिखेगा, ताकि बीच में क्या है, तो कि बीच में मिरर है। अब उस बात को यहाँ पे समझने का ट्राई करिएगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा है वो धीरे 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 समझाता जाऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा तो अच्छी तरह से पता चलेगा कि कैसे ये मिरर मेथड जो है वो काम करता है। यहाँ पे हमने एक क्यूब लेना है और क्यूब के केस में हमें मिरर को अप्लाई करना है। अब मिरर मैं कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मुझे इक्विवेलेंट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चाहिए। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट चाहिए। इसको आप चाहो तो ए, बी, सी, डी या तो ए बी सी, कैसा भी आप कह सकते हैं। हाँ, चलो वो यूनिफॉर्म ही रखना हो तो आप यहाँ पे ऐसा समझिए, मेरा पूरा क्यूब चला गया वो करने के चक्कर में, बट इट्स ओके। चलो तो ए, बी, सी और यहाँ पे ले लेते हैं डी, ई, एफ, जी और एच। ये हर एक वायर ई एच, एच जी, ई एफ, वो हर एक आर 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 वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ऐसा मान के चलना है आपने जो यहाँ पे बताया था, स्मॉल आर वैल्यू। आई वॉन्ट इक्विवेलेंट बिटवीन आर ए सी, यानी मुझे ये वाला आर ए सी वाला इक्विवेलेंट है वो फाइंड करना है। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि हम मिरर लगाते हैं। मिरर कैसे लगाना है, तो कि ये जो पूरा का पूरा क्यूब है उसको कैसे इमेजिन करेंगे, तो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक ये सरफेस है, उसी तरह से ये भी एक सरफेस है। मैंने क्या किया, ये जो पाम था उसको ऐसे बैंड किया, ये पाम था उसको भी मैंने ऐसे बैंड किया। अब ये ऐसा एक शेप बनाया, ये ऐसा शेप बनाया, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा हमने बनाने का ट्राई किया, इफ यू कैन इमेजिन दैट। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, उसी तरह से ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड, ये फोर्थ साइड से है। ये 4 साइड मैंने बनाई। आप बैठे बैठे मेरे साथ पैरेलल बना सकते हैं, तो आपको भी दिखेगा कि हाँ ये 4 साइड है वो बन रही है। अब ये जो वाला पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे इन दो हाथ के बीच में मैं मिरर लगाऊंगा, तो एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन अलग हो जाएगा। तो उसी तरह से मुझे मिरर कहाँ लगाना चाहिए, तो मिरर मान लीजिए कि ये वाली जो सरफेस है, ये एच एफ वाला जो पॉइंट है, मतलब एच एफ जहाँ पे है वहां पे मैं ऐसे मिरर लगा दूं, यानी यहाँ पे मैंने मिरर लगाया। ओके, यहाँ पे मैंने बीच में ऐसा मिरर इंसर्ट कर दिया, तो आपको ये एक वाला साइड दिखेगा और एक दूसरी साइड वाला पार्ट दिखेगा। कंफ्यूजन होते हो तो थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखो, फिर से समझने का ट्राई करो कि एच डी और एफ बी था, वहां पे मैंने मिरर अच्छी तरह से हल्के से इंसर्ट कर दिया। तो मिरर में एक साइड एच ई एच डी ए वाला प्लेन, ई एफ ए बी वाला प्लेन दिखेगा जो एक साइड ऐसे कनेक्टेड है। मिरर के दूसरी साइड एच जी सी डी वाला प्लेन और एफ जी सी बी वाला प्लेन कनेक्टेड है। अब जहां पे ये मिरर है वहां पे ऐसा कहा जाता है कि वो इक्वी पोटेंशियल पे हो गया, और जहां पे मिरर लगाया वो इक्वी पोटेंशियल की वजह से वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा उसका मतलब ये कि ये जो वाली साइड है, ये जो रेड कलर में बता रहा हूँ, वो रेड कलर जो है उसको आपको ऐसे समझना है कि वो कनेक्शन में से निकल गया। वो कनेक्शन में से निकल गया मतलब क्या समझेंगे हम, तो जैसे वो कनेक्शन से निकल गया तो उसका मतलब ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं
कि यहाँ से ये कनेक्शन निकल गया, उसका मतलब ऐसा, मैंने मिरर जो है वो उसके बीच में इंसर्ट किया हुआ था। अब आप ये फिगर देखोगे ना तो वो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिख रहा है? और मिरर जो है वो यहाँ पे इंसर्टेड है, ठीक है, यहाँ पे मिरर है। अब क्या होगा, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, ई एच एक रेजिस्टेंस है, एच जी दूसरा रेजिस्टेंस है, बीच में कोई टांग नहीं अड़ा रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे बात करूँ तो ये दो सरफेसेस है वो मुझे देता है 2R सीरीज में। उसी तरह से ये दो सरफेसेस है वो भी मुझे रेजिस्टेंस देता है 2R। अब रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, तो अगर मैं यहाँ पे पहला स्टेप लिखूं, रेजिस्टेंस बिटवीन ई जी, तो वहां पे देख सकते हो ऊपर वाली ब्रांच में 2R, नीचे वाली ब्रांच में 2R, और 2R पैरेलल में है, इसलिए उसका इक्विवेलेंट क्या बन जाता है, स्मॉल r बन जाता है। यानी 1 2 ई एच एच जी ई एफ एफ जी पूरा सब कुछ निकाल दो तो एक सिंपल एक स्मॉल r वैल्यू बचता है। आई होप इट्स क्लियर। उसी तरह से क्या आप, वैसे सी के बीच में चाहिए ना, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो साइड है ई ए डी और डी सी उसका भी रहेगा 2R, और ये ए बी सी वाला है उसका भी रहेगा 2R। फिर से 2R कैसा हो जाएगा, क्योंकि फिर से 2R पैरेलल में, मतलब ए बी बी सी ए डी डी सी वो सब कुछ निकल गया। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन ए सी, ओके, पर ए सी में मैं क्लियर कट बता दूं कि वो ए बी सी वाला जो पार्ट है वहां पे आर बचेगा। आई होप इट्स क्लियर। तो अब एग्जैक्टली फिगर कैसा बनेगा, ओके, एग्जैक्टली फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा अगर आप अच्छी तरह से देखो तो, कि अगर वही रिफाइंड मतलब नया एक क्यूब में फॉर्म करूं तो नया वाला क्यूब कैसे फॉर्म होगा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ओके, आपकी ज़रूरत हो तो आपने पहले से ही कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलो, ओके, तो देखिए अब ये जो पूरा का पूरा क्यूब हमारा जो रिमेनिंग वैल्यू का बनेगा वो कैसा बनेगा। तो अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, तो ए पॉइंट आ गया, ए से लेकर ई तक वो तो अभी एज इट इज है, पर ई से लेकर जी तक, ई से लेकर जी तक जो है उसका वैल्यू आर, ठीक है। जी से लेकर सी तो वो भी है आर, ओके। और यहाँ आता है ए सी, उसका भी है आर और ये भी है आर, और ये सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट चाहिए, क्लियर। तो अब देखिए एक आर और एक आर, ए और सी के बीच में आई थिंक अब ये बहुत इजी बन गया, 1 2 3, ये तीनों के तीनों हो गए सीरीज में, सीरीज में हो जाता है आर आर आर, यानी वो हो जाता है 3R। तो वो इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट यहाँ पे बन जाता है 3R, जो इस वाले आर के साथ पैरेलल में है। तो आर ए सी बन जाता है 3R इंटू आर, 3R प्लस आर, तो वो बन गया 3/4R। इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है 3 3 9 4 3 12R, विच इज RAC फॉर 12 वायर्स। जो हमने यहाँ पे बनाया था वही का वही आंसर आ जाता है। तो अभी ये जो मेथड किया उसको हम कहते हैं मिरर मेथड या तो इक्विपोटेंशियल मेथड। वो थोड़ा प्रैक्टिस में आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे ऐसा दिख सकता है, कहाँ कहाँ पे ऐसा हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस दिखते जाएंगे तो आपको याद आता रहेगा। वैसे ये मिरर मेथड इसको कहा जाता है या तो इक्विपोटेंशियल मेथड कहा जाता है, और ये क्यूब वाले क्वेश्चंस या तो वेस्टर्न ब्रिज है वैसी कोई कोई जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं
मिरर मेथड ऐसा नाम जो है वो दे देता हूँ, वैसे नाम है ही, मैंने कोई नाम नहीं रखा है। ओके, दिस इज अ मिरर मेथड। तो इसको भी आपको एक बार लिख लेना चाहिए, अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए, ताकि आप लिखोगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट सेट होगा। अब से थोड़ा सा पढ़ने का पेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट आज का लेक्चर आज पढ़कर आज ही उसका अगर होमवर्क सबमिट करेंगे तो रिजल्ट आपको एंड में अच्छा मिलेगा। समटाइम्स व्हाट यू आर डूइंग, आज का कोई टेस्ट है तो आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कल जिसका टेस्ट है उसका आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। बट बेटर थिंग इज दैट जिस सब्जेक्ट का जिस दिन लेक्चर हो उस दिन पढ़ने के बाद उसी दिन अगर उसका होमवर्क आप सबमिट करते हो तो उसका जब भी टेस्ट आए तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। ठीक है, तो ये जितना पोर्शन अभी मैंने समझा वो क्यूब को लेकर था, और ये जो शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे बताए बहुत ही काम के थे। तो अच्छी तरह से उसको देखिएगा, समझिएगा और याद रखने का ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें देखना है उस क्वेश्चन में कुछ और अलग से एफर्ट्स हमें डालने हैं। जैसे कि ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे लास्ट टाइम, हमारा जो डिस्कशन था उसमें ये 34 हो चुका है, ये 35 भी हो चुका है। अब यहाँ पे 36 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एफर्ट डालने हैं। ओके, अब कैसे देखने का, उसको कैसे समझने का, तो देखो जैसा जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम धीरे धीरे ध्यान से सुनते जाने का। अब आपको यहाँ पे ए पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट दिख रहा है, तो जो FC वाला जो लाइन है और FD वाला जो लाइन है और जिसके साथ A कनेक्टेड है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि A को पकड़ लिया मैंने, A वाला जो है ना FA वाली लाइन, उसको मैंने पकड़कर DC की दूसरी साइड रख दिया। दूसरी साइड रख दिया मतलब कैसा इमेजिन करना है, देखिए कि दूसरी साइड रख दिया मतलब हम ऐसा समझने का ट्राई करते हैं कि ये यहाँ से हट गया, तो इसको यहाँ से यहाँ हटा दिया तो ये कैसा दिखेगा, तो क्या आपको ये ऐसा दिखेगा, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये उसकी साइड आ गया कुछ इस तरह से, एक दो ये दोनों आ गए और ये इधर आ गया, तो ये F वाला पॉइंट, वो F वाला पॉइंट इधर बन गया, तो FD, तो क्या FD यहाँ से हटा दिया, FC, ये FC हो गया, वो यहाँ पे आ गया, F और ये आ गया आपका A। अगर ऐसा इमेजिन कर सकते हो तो आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस वायर को इस साइड मोड़ दिया तो देखो ये फिगर कैसा बन गया, ये तो निकल गया ना, तो ये DC के बीच का एक रेजिस्टेंस बचा। चलो तो उसका मैं इक्विवेलेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये C है, ये D है, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो जो मैंने अभी बनाया, जो आगे खींच लिया वो F वाला पॉइंट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वो F, और F से ही सिर्फ एक लाइन बना दिया, उसको कह दिया A। ठीक है, तो ये है आपका D पॉइंट, ये है आपका C पॉइंट और ये है आपका F पॉइंट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो सब में 2 ओम ही है, तो उसको मेंशन करने की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो DC वाला था, ये वाली लाइन, वो आपकी ये वाली लाइन बन गई। अब ये CE तो एज इट इज़ है, चलो उसको एज इट इज़ ड्रॉ कर दो, C, और ये आ गया आपका E पॉइंट। अब ये वाली लाइन इधर रखो या उसको मोड़ कर आप इस साइड ले लो, तो चलो मैंने मोड़ के उसको इस साइड बता दिया। D के बीच में, तो D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स, एक पॉइंट ऐसा येलो कलर नहीं दिख रहा है तो ब्लैक ले लेते हैं, ये पॉइंट ऐसा जहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पे 3 कनेक्शन है, 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पे 2 कनेक्शन है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, यस यू आर राइट, इट्स अ वेस्टर्न ब्रिज। हर एक में रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस दैट रेशियो, रेशियो तो इक्वली हो जाएगा। तो उसका मतलब ये जो 3 वाला ये रेजिस्टर है वो रेजिस्टर कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम एक दूसरे के साथ कैसे आ जाएंगे, सीरीज में, यानी 4 ओम। ये भी 2, ये भी 2, वो भी आ गया सीरीज में। तो 4 ओम एंड 4 ओम इन पैरेलल, इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वो बन जाता है हाफ। 4 और 4 का हाफ यानी हो जाता है 2 ओम।
तो इस क्वेश्चन से ये जानने को मिला कि वेस्टर्न ब्रिज हो, यहाँ 2 की बजाय 20 ओम रखो ना तो इसका इक्विवेलेंट 20 ओम ही बनेगा, 5 ओम रखो ना तो इसका इक्विवेलेंट 5 ओम ही बनेगा, अगर R रखो ना तो इसका इक्विवेलेंट R ओम ही बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो अगर मुझे AB के बीच का इक्विवेलेंट चाहिए तो वेस्टर्न ब्रिज के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ R ओम ही बनेगा। अब यहाँ पे उसने थोड़ा और भी आइडिया दिया हुआ है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट अप्लाइड किया बिटवीन A और B के बीच में, मतलब इसके बीच में बैटरी लगाते 2 वोल्ट का। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स AB। तो AB के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज पर द वेस्टर्न ब्रिज क्या बन गया, 2 ओम बन गया। मैग्नेट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द आर्म्स AFCEB, AFCEB यानी ऊपर वाली लाइन। तो अब ये जो देखने जाओ ना तो ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अंडरस्टैंड। तो देखो RAB का पूरा इक्विवेलेंट बन गया 2 ओम, वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो I इज इक्वल्स टू V बाय R बना, VB और RB दोनों 2, टोटल करंट का वैल्यू 1 बना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे 1 एम्पियर करंट दूं तो करंट AFCEB यानी AFCEB और नीचे AFDEB, नीचे भी सेम जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट, वोल्टेज भी सेम, वोल्टेज भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी दोनों ब्रांच में कितना करंट जाएगा, हाफ एम्पियर करंट है वो दोनों ब्रांच में जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो ये फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद का जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करते करते लिखते जाइए, आपको बहुत ज्यादा सच में मजा आएगा। क्लियर। चलो, आफ्टर दैट ओके, सो यहाँ पे हो जाता है, इक्विवेलेंट फिगर भी मैंने दिखाया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट 2 ओम आ गया, 1 एम्पियर आ गया और दोनों ब्रांच में हाफ एम्पियर करंट जाता है, वो भी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 37। अब ये जो सभी क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपको पोटेंशियोमीटर आता होगा, आपको वेस्टर्न ब्रिज आता होगा, आपने वो मीटर ब्रिज देखा होगा। इफ यू रिमेम्बर दैट हमने वो जो मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर हमने ट्राई किया था कि हम वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देखें कि ये किस हिसाब से होता है। तो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देखने से अपने को उसका एक बेहतरीन आइडिया है वो डेवलप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वही हमें लेना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो आपका काम आसान कर सकता है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा दिया है, इफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज ए 2 ओम is connected to one of the gap in a meter bridge. मीटर ब्रिज उसको कहते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर हो, which uses a wire of length 1 meter. Unknown resistance X, which is greater than 2 ohm, is connected in the other gap as shown in this figure. The balance point is noticed at L centimeter or L distance from the positive end of the battery. On interchanging R and X, मतलब हम ये R को X की जगह पे, X को R की जगह पे ले ले, it is found that the balance point further shift by 20 सेंटीमीटर, मतलब पहले जो L था उसके बजाय वो L plus 20 ऐसा हो जाएगा। निगलेक्टिंग द एंड करेक्शन, जो प्रैक्टिकल का एक टर्म है, माइनर सा जो लेंथ आए उसको आपको इग्नोर करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, तो अब यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको याद होगा वेस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट, रेशियो उसका लेना है, बैलेंस कंडीशन है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो उसमें आएगा R बाय X, एक में मिलता है L तो दूसरा हो जाएगा 100 माइनस L, दूसरा लेंथ। दूसरे किस्से में अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया X बाय R, यानी R की जगह पे X और X की जगह पे R ले लिया, पर ये जो लेंथ L बन रहा था वो बन गया L plus 20, तो यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा 100 माइनस L plus 20, तो L है वहाँ L plus 20 ले लिया, तो न्यूमरेटर जो है वो L plus 20 ही रहेगा, न्यूमरेटर दैट विल L plus 20, बट डिनोमिनेटर में 100 माइनस L
प्लस -20 ऐसा करना पड़ेगा। तो 100 माइनस एल -20, 100 -20 दैट इज 80, तो बन जाएगा 80 माइनस एल। इतना क्लियर? अब ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 कह दो। आप सिंपल सा आइडिया कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप रेशियो लेते हैं ना, तो आपके पास r का वैल्यू है, आपके पास x का वैल्यू है। अब r बाय एक्स और x बाय r, ओके, तो उसके हिसाब से आप इसका रेसिप्रोकल करके, आई रिपीट, इसका रेसिप्रोकल करके रेशियो निकाल दो, तो आपका काम आसान है। कि रेसिप्रोकल किया तो r बाय एक्स हो जाएगा, उन दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। और उसके बाद ये जो दोनों वैल्यू आएगी, उस दोनों वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको उसका आंसर मिल सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे r बाय एक्स किया, ये वैल्यू मिली, x बाय r किया l+20 एंड 80 माइनस l किया। ऑन मल्टीप्लाइंग द टू इक्वेशंस, वन इन द सेम थिंग। मैं रेशियो की बात कर रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को बोला है। रेसिप्रोकल करके करो या मल्टीप्लाई करो, वन इन द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वहाँ पे। ओके, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो हाँ, मल्टीप्लाई करने से r बाय एक्स इंटू एक्स बाय आर, वो वैल्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होता है, रेशियो लेते हैं तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होता है, या तो शायद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस यहाँ पे कैंसिल भी तो हो रहा है। तो L का वैल्यू मिल जाता है 40। अगर L मिल जाता है 40 तो दूसरे केस में वो वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, L हो गया 40, आपके पास R का वैल्यू था, X आपको फाइंड करना था। सो यू कैन डू द सिंपल थिंग कि यहाँ पे अगर मैंने R का वैल्यू जो है वो मुझे मिल चुका है 2, X फाइंड करना है, L हो चुका है 40, 100 माइनस L दैट इज 100 माइनस 40 दैट इज 60, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू बन जाता है 3 ओम। बात हो गई खत्म। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ओके, सी दैट x का वैल्यू 3 ओम है, वो आ जाता है। सो वी कैन जस्ट डू इट इन अवर ओन सिंपलेस्ट वे। आप जैसे चाहो वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद के जो 38 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यस, 38 नंबर का क्वेश्चन अगेन रेशियो लेना है, पर अब वहां पे थोड़ा सा उसमें चेंज किया। ये क्वेश्चन समझोगे तो उसके जैसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। फंडा यहाँ पे सिंपल और क्लियर कट ही लेते जाना है। रेशियो ले लो, थोड़े बहुत चेंजेस देंगे, किसी में एल लेंथ कहेंगे तो किसी में कोई लेंथ का वैल्यू दे देंगे, कहीं इस साइड का रेजिस्टेंस देंगे तो कहीं उस साइड का रेजिस्टेंस देंगे। अल्टीमेटली रेशियो लेना होगा, रेशियो को इक्वल करना होगा। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई तो इस टाइप के कोई भी इक्वेशंस आपके दिमाग में आराम से सेट हो ही जाएंगे। क्लियर? चलो, इन अ मीटर रीजन नल पॉइंट बोल दिया, मतलब वो रेशियो। नल पॉइंट मतलब क्या होता है? बैलेंस कंडीशन। सो हियर इट शोज अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग। ये सभी क्वेश्चंस है ना, वो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट द थिंग इज दैट कि स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस का जो बताया जाए उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस टाइम पे लॉजिक नहीं लगाते हैं। इफ समबडी फील दैट कि उसको अभी पोटेंशियोमीटर और विस्टन ब्रिज या तो मीटर ब्रिज में कुछ डाउट है, यू हैव दैट एडवांटेज, रिवाइज दैट वीडियोस। ओके, अगर आप टाइम पास करोगे या तो आप उसको नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड इन YouTube you also know that there is a one symbol that's called the setting, और सेटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। वहाँ पे उसका एक स्पीड होता है, नॉर्मल स्पीड 1.25 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स वाला करोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलेगा, बट बातें जो है वो दिमाग में रिवाइज करने के टाइम पे वो काम में आता है। तो आप उसको हो सके उतना जल्द से जल्द रिवाइज भी कर सकते हैं। 1.5 गुना स्पीड ज़्यादा है, मतलब अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें 15 मिनट, ओके, या तो उससे भी थोड़ा सा आप ज़्यादा उसमें सेव कर सकते हैं अपना टाइम। तो देखिए, क्वेश्चन में ऐसा था कि जब नल पॉइंट मिला तो 40 सेंटीमीटर का लेंथ था फ्रॉम द ए। तो अगर ए से ये 40 सेंटीमीटर है तो उसी टाइम पे बी से लेकर ये लेंथ कितने का हो गया? ऑफ कोर्स 60 का हो गया। If resistance of 12 ohm is connected in a parallel with S, तो जब इसके साथ हमने कनेक्ट किया तो 12 into S, 12 plus S ऐसा हो जाता है।
तो पहले ये मिल चुका है। इफ अ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो पहले नहीं कनेक्ट किया हो तो क्या, तो ऐसा वाला R बाय एस 40/60, तो R बाय एस का वैल्यू 2/3 हो गया। जब पैरेलल में कनेक्ट करो तो यहाँ S नहीं आएगा, S इंटू 12 और S प्लस 12 ऐसा आ जाएगा। द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। अब वो एक साइड से 50 तो दूसरे साइड से भी 50, यानी 50/50 दैट इज 1। तो देखो यहाँ पे वो जो दिया हुआ है इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ, आप अपने हिसाब से नंबर दे सकते हैं। ये R आ गया, ये 12 इंटू एस आ गया, और 12 प्लस एस में ऊपर लिख देता हूँ विच इज इक्वलेंट टू 1, ताकि 50/50 वैल्यू 1 हो गया। अब क्या करना है, तो कि देखो यहाँ पे R बाय एस का वैल्यू 2/3 है, रेशियो ले लो तो R बाय एस कैंसिल हो जाएगा। कोई कहता है कि नहीं R बाय एस का वैल्यू यहाँ डाल दो, वन इन द सेम थिंग। मैथ्स को आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो ये R बाय एस जो मल्टीप्लीकेशन में है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 इंटू 3 R बाय एस की जगह पे लिख दिया, ये 12 प्लस एस और ये नीचे आ गया 12 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हो गया 2 6 3 18, 18 गया इधर, तो ये 12 प्लस एस इज इक्वल टू 18, तो एस का वैल्यू मिल गया। ओके, तो एस का वैल्यू हो गया 6 ओम। आई होप इट्स क्लियर, देख लेते हैं। ओके, हो गया एस का वैल्यू 6 ओम। एस का वैल्यू मिल चुका है तो उससे आर भी मिल जाएगा, ताकि आर बाय एस 2/3 था, एस 6 हो गया, तो 3 2 2 2 4 मिल गया। आई होप इट्स क्लियर। तो सिंपल तरीके से जितना आप सोचेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा है वो उसमें हो सकता है। वो क्वेश्चन किया तो ये आप ही की टेक्स्ट बुक का इलास्ट्रेशन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी ऊपर जो किया था एग्जैक्ट वही का वही क्वेश्चन है। ठीक है, आइडिया दे देता हूँ, खुद ट्राई कर सकते हैं। R बाय एस रेशियो ले लिया, नल पॉइंट इज फाउंड एट 33.7, तो एक 33.7 मिला तो दूसरा होगा 100 माइनस 33.7, वो कैलकुलेट कर लेने का, तो R बाय एस का रेशियो मिल गया। इफ नाउ 12 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, मतलब ऊपर जो भी क्वेश्चन कहना है सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी। ऊपर बोला था 50 पे मिलता है, यहाँ पे वो 51.9 पे मिलता है। वो वहां पे 1 बनता था 50/50, यहाँ पे वो 51.9 डिवाइड बाय 100 माइनस 51.9 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको R बाय एस मिलेगा, फिर से आप उसका रेशियो या तो वैल्यू प्लेस करना या जो भी ठीक लगे वो कर सकते हैं। सो सी दैट R बाय एस वैल्यू एज इट इज। उसके बाद एस इक्विवेलेंट ऐसे फॉर्मेलिटी लिखा, फिर से R बाय एस इक्विवेलेंट किया, यानी R बाय 12 इंटू एस, 12 प्लस 8 51.9 डिवाइड बाय 48.1। फिर से आप R बाय एस का वैल्यू जैसे लगाया था वैसे लगा सकते हैं। रेशियो ले लो तो और बात अच्छी हो जाएगी, R बाय एस कैंसिल हो जाएगा। ओके, जो मैथ्स अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R बाय एस बोल दिया, वहां से फिर से S मिल गया, और S मिल गया तो फिर से आपको R भी मिल जाएगा। सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके, नहीं समझ में थोड़ा रिवाइंड करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स क्वेश्चन नंबर 40। 40 वाला क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, पर इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या है, तो कि इसमें डिफरेंट चीज़ें ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि हमने 12 ओम को कनेक्ट किया, हमने यहाँ पे बोला x ओम को कनेक्ट किया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने वैल्यूज नहीं दी, जैसे 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 51.9, यहाँ पे बोला एक मिला L1 तो दूसरा मिला L2, दैट L2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस L1 बाय डिफॉल्ट। ओके, एक का रेजिस्टेंस R, एक का S, सेम टू सेम क्वेश्चंस है, कॉपी टू कॉपी। ओके, पर ये इसलिए दिया है ताकि हमारे दिमाग में एक प्रैक्टिस रहे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो मेथड फंडा है वो सेम रहना चाहिए। पहले R बाय एस का रेशियो L1 बाय L2, उसके बाद R बाय एस इक्विवेलेंट जिसमें वो R और S, सॉरी S और कोई X एक्स्ट्रा होगा, X यहाँ पे बोला है, वो पैरेलल में, फिर से उसका रेशियो, उसके लिए अलग लेंथ L1 डैश अपॉन L2 डैश, ऐसा मैं कह दूँ। आई होप समझ में आता होगा। नहीं समझ में आए तो फिर से वो सेटिंग वाले में जाइए, नॉर्मल स्पीड है उसमें एक और ऑप्शन भी होता है 0.75, मतलब मैं आपको धीरे धीरे बोल रहा हूँ ऐसा सुनाई देगा, तो धीरे धीरे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस है, आई विश आप खुद ट्राई करेंगे
ओके मेथड बता देता हूँ, देखिए r बाय एस L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है। यहाँ पे पहले के लिए L1, दूसरे के लिए यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। ओके वो करेक्शन ऐसा है, यहाँ पे करेक्शन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल आई एम। चलो तो यहाँ पे नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा, ये r है यहाँ पे, तो r बाय एस x इंटू एस, एक्स प्लस एस, L2 और 100 माइनस L2 ऐसा कर दिया। अगेन टेक रेशियो, r बाय एस कैंसिल, x प्लस एस अपॉन x, और यहाँ पे जो आपको ये बड़ा बड़ा वैल्यू दिख रहा है वो इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है ताकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो एक जनरलाइज फॉर्मेट में आपको बस x का वैल्यू ऐसा मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, पक्का समझ में आया। चलो नाउ इट्स अबाउट, अब ये जो क्वेश्चन है उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ओके तो ये जो क्वेश्चन है उसमें बहुत एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ये आप ही की बुक का इलस्ट्रेशन है इसलिए बहुत ही काम का है। A network of resistors is connected to a 16-watt battery with internal resistance of 1 ohm. As shown in figure, compute the equivalent resistance of the network, obtain the current in each resistor and obtain the voltage drop between A, B, B, C and CD whatever. वैसे यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी यहाँ पे देखा जाए तो डी कहीं पे है ही नहीं, तो वी जस्ट कंसिडर ए बी और बी सी की हम बात करते हैं, सी डी वाला पॉइंट हो कैंसिल आउट कर देते हैं। सोचना क्या है, ये रेजिस्टेंस आर ओ है, यहाँ तक का जो पोर्शन है जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये वाला पोर्शन है उसको मैं आर ओ बाई टू कह दूँ, ये भी आर ओ बाई टू रहेगा। ये आर ओ बाई टू वाला पोर्शन इस आर के साथ पैरेलल में आएगा, इसका जो पैरेलल में आएगा वो इस आर ओ बाई टू के साथ सीरीज में आ जाएगा, बस उतना ही सोचना है। ओके तो देखिए फर्स्ट स्टेप जिसको उसने R1 कहा, यानी RO बाई टू और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो सी 1 बाय R 1 बाय RO बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसका रेसिप्रोकल यानी पहला R1 बना, वो R1 इस RO बाई टू के साथ सीरीज में रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से आपको I चाहिए, तो V बाय R और R क्या, तो क्या RO बाई टू प्लस ये R1 का वैल्यू। स्टेप्स देखते जाइएगा, परफेक्ट समझ में आता ही जाएगा, दैट आई एम श्योर। देखिए I टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 एंड RO बाई टू, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा ऐसा होगा वहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो रिलैक्स रहिए। RO बाई टू का ये 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा इधर, तो I का वैल्यू हमें मिल चुका है 2V 2R1 प्लस R1। अब ये R1 जो लिखा हुआ है उस R1 की जगह पे ये वैल्यू हम प्लेस करेंगे, यानी थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, तो थोड़ा ध्यान रखने का है, जो बड़ा बड़ा दिखता है उसके अंदर। तो देखिए तो एज इट इज मुझे चाहिए V1। अब ये कॉन्सेप्ट भी मजेदार है, V1 यानी वोल्टेज, तो सीरीज में वोल्टेज है वो अलग अलग होता है, तो R1 का वोल्टेज करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, तो करंट तो I रहेगा, तो V1 इज इक्वल टू I R1, तो I का ये वैल्यू सीधा सीधा उठा लिया, R1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब R1 की मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ, और ये वैसे आप खुद भी प्लेस कर सकते हैं, पर काफी लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हाय हाय ये कैसे रखा है। रिलैक्स, बोला है कि सब्स्टिट्यूट करो, तो R1 लिखते जाओ और उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो आपका काम आसान होता जाएगा। 2V R R नॉट इंटू R नॉट प्लस 2R प्लस R नॉट इंटू R नॉट प्लस 2R। इसके बाद का ये स्टेप है ना, वहां पे सब लोग हड़ाबड़ी में, मतलब बस यहाँ से नहीं समझ में आया ये कैसे आया। ओके तो भाई आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, V1 इज इक्वल्स टू, जैसा जैसा जो जो लिखा है उसको रिपीट करिए। देखो यहाँ पे इसके साथ एलसीएम लेना चाहिए, ये पूरा का पूरा वैल्यू ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके तो करिए ना, तो 2V लिखा, ओके R नॉट प्लस 2R ऊपर आता, ओके ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता, तो 2R नॉट प्लस 2R, सॉरी 2R नॉट इंटू यहाँ पे, ओके तो देखिए V1 आया, 2V आया R नॉट प्लस 2R,
एलसीएम लेंगे ना, वो वहां जाएगा। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2r0 इंटू आर प्लस उसका एलसीएम यानी r0 का स्क्वायर प्लस 2r इंटू r0, ये हमने एलसीएम दे दिया, इंटू r इंटू r0 तो था ही, नीचे r0 प्लस 2r भी था। अब देखिए सिंपल सा किस्सा खत्म, r0 प्लस 2r, r0 प्लस 2r कैंसिल हो गया, r0 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 सब में से कॉमन, और यहाँ से एक r0 कैंसिल होता गया, बरोबर। तो देखो तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 2v और ये एक r आ गया 2vr। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2r r0 2r, और 2r को मैं 4r कह सकता हूँ ना, खत्म हो गई बात। ओके, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। बीसी करना हो तो क्या करना चाहिए, तो कि टोटल v था ना, उस v में से v1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप इट्स क्लियर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ओके, तो सभी के सभी क्वेश्चंस 2 बार तो लिखने ही है कंपलसरी। ओके, तो वहाँ पे आपका जो होमवर्क है, होमवर्क रहेगा आज का क्लास वर्क, यानी जितने न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में डिस्कस हुए, ओके, तो क्लास वर्क आपका रहेगा ट्वाइस। दूसरा मेरा हर वक्त सजेशन ये होता है कि मैं जो जो लिख रहा हूँ उसको पैरेलल आप लिखते जाइए, तो जब मैं क्लास और यहाँ पे होमवर्क दूँ तो सब कुछ वापस पूरा वीडियो देखना ना पड़े, आपने लिखा हो तो आपको हेल्प ज़्यादा मिल जाता है। जितना लिखना ज़्यादा रखोगे उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ये बात अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा, स्पेशली फॉर द फिजिक्स। जितना लिखना कम उतने मार्क्स आपके कम, वो भी लिख कर रखिएगा। ओके, उसके लिए भी लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का अभी हम लेक्चर रखते हैं, पर अच्छी तरह से काम करिएगा तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, ठीक है। होमवर्क मुझे जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो बाय बाय।